बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, रेमंड डेविस बुनियादी तौर पर एक कातिल है। उसकी ड्यूटी की नोयत भी 2 नंबर किस्म की थी। इसलिए सिर्फ अगर उनका दावा होता और उनकी बात होती जो उन्होंने पाकिस्तानी हुक्काम के बारे में अपनी नई किताब में किए हैं तो हम उसको तवज्जो ना देते। लेकिन अलमिया यह है कि रेमंड डेविस ने अपनी इस किताब में जनरल पाशा के बारे में, आसिफ अली जरदारी के बारे में, मियां नवाज शरीफ के बारे में और दीगर पाकिस्तानी हुक्काम के बारे में जो दावे किए हैं वो पहली मर्तबा नहीं हुए। सबसे पहले ये दावा इसी तरह एक किताब में किया गया, द वे ऑफ नाइफ, जो कि मार्क मैजिटी ने लिखी थी। और उसके बाद ये दावा, इसकी तायीद की लेवन पेनेटा ने अपनी किताब में। उसके बाद एक और किताब जो हालिया दिनों में आई है, द एग्ज़ाइल के नाम से, जो 2 नामवर बरतानवी तहकीकाती सहाफ़ियों ने लिखी है। एक का नाम है कैथी स्कॉट क्लार्क और दूसरे का नाम है एड्रियन लीवी। और वो किताब बुनियादी तौर पर उसामा बिन लादेन के पूरी ज़िंदगी और उसका फिर पाकिस्तान में उसकी हंट और फिर एबटाबाद ऑपरेशन और उसके बाद क्या कुछ हुआ उससे मुतालिक है। उस किताब में भी रेमंड डेविस की रिहाई से मुतालिक जो दावा रेमंड डेविस ने अपनी किताब में किया है तो वो उसी तरह इन्हीं अल्फाज के साथ वो द एग्ज़ाइल नामी किताब में भी उस दावे को लिखा गया है। अब इससे एक लिहाज से तो ये साबित होता है कि जो एक शेर है कि सुना है मेरे रकीबों में खूब अनबन है, मेरे ख़िलाफ़ मगर इत्तेहाद है उनमें। जो पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत होती है उनके आपस में भी अमूमन बहुत सारे मामलात पे अनबन रहती है और जिसके नतीजे में मुल्क सफ़र करता रहता है। इसी तरह पाकिस्तान की सियासी जमातों का, वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग हो, वो कोई और हो, उनके आपस में भी अनबन रहती है। लेकिन लगता है कि अमेरिका की ताबेदारी में सबका इस पे इत्तेफाक होता है। रेमंड डेविस की किताब में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे दुख दिया वो पाकिस्तान के बारे में उनके कमेंट्स हैं। अगर सिर्फ ये वाक़यात होते और आके गुज़र जाते तो हमें इनको भूल जाना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से जब ये वाक़यात फिर अमेरिका के प्रेस में और आलमी प्रेस में अमरीकियों की ज़ुबानी आते हैं तो न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की सुबकी होती है बल्कि पाकिस्तान को ताने भी दिए जाते हैं। अगर तो ये सब हक़ाइक़ कौम के सामने ख़ुद पाकिस्तानी इदारों की तरफ से लाए जाते तो शायद हमें सही लाए-अमल अपनाने में भी रहनुमाई मिलती और शायद फिर बैरूनी दुनिया में ये सुबकी हमें देखने को ना मिलती। आज के जरगे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रेमंड डेविस ने और दीगर लोगों ने जनरल पाशा के बारे में आसिफ जरदारी के बारे में, मियां नवाज शरीफ के बारे में और दीगर किरदारों के बारे में जो दावे किए हैं, क्या वो दुरुस्त हैं या कि गलत है। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान में ही इस तरह क्यों हो जाता है। ड्रोन का मामला हो तो उस पे पाकिस्तानियों के जज्बात को एक पीक पे ले जाया जाता है और बाद में पता चलता है अमरीकी ओहदेदार लिखते हैं कि हमें तो इजाज़त जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने और उस वक़्त की हुकूमत ने दी थी। इसी तरह कभी 2 मई के मामले पे जज्बात को पीक पे ले जाया जाता है लेकिन बाद में हक़ाइक़ कुछ और निकलते हैं। और इसी तरह रेमंड डेविस और ब्लैक वाटर के मामले पे भी जज्बात को ऊपर ले जाया जाता है लेकिन बाद में ये हक़ाइक़ सामने आते हैं। इन मौज़ूआत पे और इसी तनाज़ुर में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पे भी हम बात करेंगे। हम जरदारी साहब के रोल से मुताल्लिक मौक़िफ़ जानने के लिए कमर ज़मान कायरा साहब को भी ज़हमत देंगे प्रोग्राम में। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब के रोल के बारे में, जो इस मामले में बड़े हीरो बने फिरते थे और पार्लियामेंट में उन्होंने कौम के सामने सवालात भी उठाए कि क्यों रेमंड डेविस को जाने दिया गया। अब वो बता रहे हैं रेमंड डेविस की मेरी रिहाई में मियां नवाज शरीफ का भी किरदार था। इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब से बात करेंगे। लेकिन पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे मुमताज़ दिफाई तजिया निगार जनाब जनरल अमजद शुएब साहब और इस तरफ मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मुल्क के एक और मुमताज़ दिफाई तजियाकार
और ISI के साबिक अफसर और ख़ुद कई चीज़ों के आई विटनेस रहे हैं। दी एग्ज़ाइल किताब में खुसूसन उनका और उस वक़्त के DG ISI जनरल एहसान साहब के किरदार का भी तफसील से ज़िक्र है। जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो जनरल साहब, हम तो यानी जनरल पाशा साहब की हुब्बुल वतनी पे, बल्कि बाज़ औक़ात हमें ये लगता था कि इस मामले में जज्बाती तक हो जाते हैं, और उस वक़्त की सियासी क़यादत को भी इस मामले पे एक मरतबा पार्लियामेंट में उन्होंने गुस्से का इजहार भी किया था। और फिर उस वक़्त रेमंड डेविस के मामले पे हम ये समझ रहे थे कि जो मीडिया जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा था या पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो लग रहा था कि इसको उनकी बैकिंग भी है। लेकिन अब रेमंड डेविस अपनी रिहाई के लिए और उस बोंडे तरीके से रिहाई के लिए सबसे ज़्यादा क्रेडिट देते हैं तो वो जनरल पाशा को देते हैं। वाकई ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक मैं एक वजाहत कर दूं कि जो रेमंड डेविस की किताब है, इसमें जो कुछ लिखा गया है वो हेरसे है इस तरह कि वो ख़ुद उन चीज़ों का शाहिद नहीं। वो जेल में बंद था, जब बाहर निकला, रिहाई हुई, जहाज़ में गया, कुछ वहाँ पता लगा, कुछ जाके उसको अफ़गानिस्तान जब पहुँचा तो वहाँ बताई गई चीज़ें किस हद तक वो दुरुस्त बताई गई क्या है। लेकिन मैंने जो उसमें स्टडी किया, देखा है, उसमें काफ़ी सारी इनएक्यूरेसीज़ और गलत चीज़ें भी लिखी हुई हैं जो कि दुरुस्त नहीं है। मैं आता हूँ उस पर भी। जो किस्सा पाशा साहब का है वो इस तरह है कि ये लियोन पनेटा साहब ने एक वक्त पे पाशा साहब से बात की और उनको कहा कि जी ऑर्डर है आपके लिए कि इसको रिहा करें। तो पाशा साहब ने उससे सवाल किया कि किसका ऑर्डर है, किसने दिया? उन्होंने कहा जी कि हमारे सदर ओबामा ने दिया। उस पर पाशा टोल्ड हिम इमीडिएटली कि मैं सदर ओबामा को नहीं जानता कि वो कौन है, आई टेक ऑर्डर्स फ्रॉम माई ओन प्रेसिडेंट। इस पे थोड़ी तलख कलामी भी हुई एंड पाशा लेफ्ट द प्लेस। फिर उसके बाद वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को उन्होंने लीडर्स को एंगेज करना शुरू कर दिया। पाशा पिक्चर में दोबारा फिर आते हैं उस वक्त जब उस वक्त के सदर जरदारी साहब ने प्रेसिडेंट हाउस में एक मीटिंग कॉल की, और ये वो वक्त था कि जब जॉन कैरी, हुसैन हक्कानी ये इस मामले में काफ़ी रोल प्ले कर चुके हुए थे। तो उस मीटिंग में रहमान मलिक थे, यूसुफ रज़ा गिलानी थे, जनरल कियानी, पाशा और प्रेसिडेंट खुद मौजूद थे। वहाँ प्रेसिडेंट साहब ने ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि जी हमारे ऊपर बेपनाह प्रेशर है कि रेमंड डेविस को छोड़ा जाए, और अमेरिका के साथ हमारी रिलेशनशिप इतनी अहम है कि हम अफोर्ड नहीं करते कि सिर्फ इस किस्से के लिए हम अपनी रिलेशनशिप ख़राब कर दें। इस पे बहस मुबासा हुआ और जनरल कियानी का ये ख्याल था कि अगर ये करना है आप लोगों ने तो फिर ये वजारत दाखिला को करना चाहिए, वो कर लें। इस पे रहमान मलिक साहब बिल्कुल फ़ौरन तैयार हो गए, उन्होंने वॉलंटियर किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं तैयार हूँ, आप जैसे कहेंगे हम कर देंगे। लेकिन आसिफ जरदारी साहब की ख्वाहिश ये थी कि ये ISI करे। चुनाचे वो इस चीज़ पे इंसिस्ट करते रहे और जनरल कियानी बड़े रिलक्टेंट थे, और जनरल कियानी के साथ भी पहले टेलीफोन पे बातचीत हो चुकी थी रेमंड डेविस के मामले में अमेरिकन लीडरशिप की, जो उन्होंने रिजेक्ट की थी। उन्होंने कहा कि जी इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये केस है अदालतों में। अब ये किसने उनको रास्ता बताया कि इसके ज़रिए काम हो सकता है, या कुछ कहते हैं कि जो हुसैन हक्कानी साहब ने उधर गाइड किया होता है कुछ। लेकिन ये जब बुला के मीटिंग, वो तो दोनों किताबों में है कि दियत का रास्ता हुसैन हक्कानी साहब, चूंकि आलिम फाजिल आदमी है, उस पहले क्योंकि जब प्रेसिडेंट के सामने ये बातचीत ये इस मीटिंग में की गई तो ये दियत वाला किस्सा उन्होंने अपनी ज़बानी जनरल कियानी को और पाशा को बताया, रहमान मलिक की और यूसुफ रज़ा गिलानी की मौजूदगी में। उस पर इनको जब काम सौंपा गया तो उसके बावजूद इन्होंने ये किया कि जनरल पाशा वेंट राउंड और तमाम पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात की। नवाज शरीफ साहब ने नहीं की। अब ये देखें ना, ये एक इनएक्यूरेसी है। नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई पाशा की, और हर लीडर ने कहा कि ये किस्सा जो है ये वाकई बिगड़ गया है, इससे जितनी जल्दी हो सके जान छुड़ाई जाए। सो पाशा साहब के मुताबिक पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप ऑन बोर्ड थी इस मामले में। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि फैसला किया था पॉलिटिकल लीडरशिप ने?
रिहाई का फैसला हुआ था, एग्जीक्यूट करने का एग्जीक्यूट करने के लिए इनको जनरल पाशा को दिया गया। और जनरल पाशा ने फिर ये मुनासिब समझा कि बाकी लीडरशिप को भी पूछ लिया जाए, उनसे बात की जाए। और वो कहते हैं कि मैंने इंडिविजुअली तमाम लीडर्स से मुलाकात की, लेस नवाज शरीफ साहब से, क्योंकि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर। अच्छा ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब, जो दावे हैं, यानी मैंने जिस तरह से किया कि अगर सिर्फ रेमंड डेविस का होता तो हम फिर भी उस पर यकीन ना करते, लेकिन दूसरी तरफ दी एग्जाइल में यही दावा, द वे ऑफ नाइफ में पहली मरतबा किया गया, फिर पेनेटा की तरफ से तस्दीक। आपको इन दावों में कितना वजन नज़र आता है, कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है? देखिए, हकीकत तो ये है कि रेमंड डेविस ने 2 आदमी मारे हैं, पुलिस की कस्टडी में गया है और अल्टीमेटली वो रहा हुआ है। और रहा अदालत से इस तरह हुआ है कि एक कानून है जो पाकिस्तान में मौजूद है, उस कानून के तहत वो यहाँ से चला गया। फैसला किसने किया होगा? बात ये है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ वॉर ऑन टेरर में हलीफ था, उनके साथ उनके CIA के लोग इधर थे और इकट्ठे काम करते थे। और ये जब एक फ़ैसला हो गया और उन्होंने कहा कि जी ये आप इसको जो है ना हमें दे दे, क्योंकि इसने अपने आप को सेल्फ डिफेंस में उन आदमियों को मारा है, वो पहले फायर करने लगे थे। तो ये जब बात हुई तो ये नेचुरली फ़ैसला हुआ होगा, उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी होगी, उसमें फ़ौज भी होगी, उसमें ISI को भी टास्क मिला होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, बाकी जिस तरह जनरल साहब ने बोला है, देखें ये आदमी एक तो ये इतना हाई लेवल का कोई नई इंटेलिजेंस ऑपरेटर थे, एक कॉन्ट्रैक्टर था जो कि एक गार्ड की ड्यूटी करता था। इसको ये सारी चीज़ें ही सुनी सुनाई है, न इसको उर्दू आती थी, उसकी किताब में हर जगह कुछ नहीं उसको पता। तो ये जो है ना, मेरा ख्याल है कि एक चीज़ फैसला हुआ, इसमें अभी लोग कह रहे हैं कि जी ये हमने नहीं किया। एक फ़ैसला मेरा ख्याल है रियासत के मुख्तलिफ इदारों ने मिलकर सब इसके ऊपर एग्री हुए हैं। ठीक, उसमें अपोजिशन भी शामिल थी, उसमें उस वक़्त गवर्नमेंट भी शामिल थी और उसमें फौज भी शामिल। लेकिन सब सवाल ये जहन में आता है कि ये जो अमेरिका की हैसियत और वॉर ऑन टेरर पे एक दूसरे पे इन्हिसार, जब ये हक़ाइक़ मौजूद थे तो फिर इस मामले को इतना हाई पिच पे क्यों ले जाया गया? और वो सब भी उस वक़्त हम खुद भी देख रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट की शय पे हो रहा था। हाई पिच पे इसलिए गया कि एक पब्लिक प्लेस में एक हादसा हुआ है और तकरीबन 2-3 घंटे तो इसके पीछे लोग लगे रहे, मीडिया उसको कवर करता रहा है, सब दुनिया को पता चल गया कि जी एक पुलिस के थाने में एक अमरीकी है जिसने 2 पाकिस्तानियों को बगैर किसी कसूर के गोली मार दी। तो ये आता रहा। तो ये तो वैसे भी आपको पता है कि हमारे मुल्क में लोग वैसे ही अमेरिका के लेकिन खिलाफ। अमरीकी अगर अपने एक आम शहरी के लिए जो कोई ख़ास बंदा नहीं था, कोई बड़ा ओहदेदार नहीं था, एक कातिल टाइप और कॉन्ट्रैक्टर था, उसके लिए अगर अमरीकी उस एक्सट्रीम पे गए तो हम अपने 3 शहरियों के लिए हम उस एक्सट्रीम पे क्यों नहीं गए? हम भी जाते हैं, हम भी अपने लोगों की रिहाई के लिए हमने बाज़ दफ़ा टेररिस्ट छोड़े हैं, ठीक है, इस तरह के इक़दाम किए। आपको एक आदमी उसने पूरा एविडेंस जमा किया, मतलब है उसके पास एविडेंस था, बाकी तो लोगों ने नहीं देखा कि उसने उसकी पिस्टल की फ़ोटो खींची है इसकी तरफ, उन्होंने निकाला हुआ, चाहे वो कोई लूटने वाले थे, चाहे डाकू थे, चाहे जो थे, उनकी फैमिलीज़ को एक कानून है, अभी भी आप उस कानून पे चल रहे हैं। अभी भी ये जो वाक़या हुआ है कोयटा वाला जो ट्रैफिक वाले, वो इसी दैयत से होगा और होते रहते हैं। इसी तरह देखें सर, जिस तरह अमीर गरीब इंसान होता है, अमीर गरीब मुल्क भी होता है। एक अमीर मुल्क है, उसने रास्ता ढूंढा है, इसी तरह जिस तरह हमारे कोई अमीर लोग हैं, दियत देकर वो कत्ल माफ़ करा। जनरल साहब, आप भी दोनों को जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जनरल कियानी को और जनरल पाशा को। जिस तरह उन्होंने सलाला, नेटो सप्लाई और बहुत सारी चीज़ों का वो दोनों क्रेडिट लिया करते थे कि वहाँ पे उन्होंने रिजेस्ट किया पॉलिटिकल लीडरशिप को। कैरी लूगर बिल उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि जब वो नहीं चाहते थे। इधर अगर जनरल कियानी और जनरल पाशा ना चाहते तो जो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है उसमें क्या आसिफ जरदारी या हुसैन हक्कानी ये काम कर सकते थे? वो रिजिस्ट नहीं कर सकते थे? नहीं, रिजिस्ट करने का जवाब नहीं था। अलबत्ता ये बात जरूर हुई कि जनरल कियानी ने कहा कि जी इसकी ओनरशिप, पॉलिटिकल ओनरशिप होनी चाहिए, अगर हम एग्जीक्यूट कर भी दें हम इसकी ओनरशिप नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा फैसला नहीं है। तो उस पर जरदारी साहब ने बरमला कहा कि मैं इसकी ओनरशिप लूँगा, मैं स्टेटमेंट दूंगा इस पर। अब पूछा गया कि ओनरशिप आप लेंगे कैसे, तो उन्होंने कहा जी मैं स्टेटमेंट दूंगा इसके ऊपर। किस्सा ये हुआ कि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब, जिस दिन ये फैसला हुआ, शहबाज शरीफ साहब भी लंदन चले गए अचानक,
और शहबाज शरीफ को पता था कि पॉलिटिकल ओनरशिप जहां आएगी वो जरदारी साहब की तरफ से स्टेटमेंट आएगी, लेकिन पीछे जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी थे उनको आइडिया नहीं था। उन्होंने बड़े इंथुजियाज्म में जैसे ये वाकया हुआ तो उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी। और नेचुरली जरदारी साहब को तो एक मतलब एक नेमत मिल गई कि भाई पॉलिटिकल ओनरशिप खुद उन्होंने ले ली एक प्रेस रिलीज दे के, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट चुप कर गई, वरना ये मसला किसी हद तक खुल जाता। अगर आप अगर फेडरल गवर्नमेंट स्टेटमेंट दे देती उस पर कि ये किसी भी शक्ल में, तो कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट का कनेक्शन क्या है। वो कन्फ्यूजन रहा इस वजह से कि पंजाब गवर्नमेंट तो कुछ खास करती नहीं रही, लेकिन स्टेटमेंट पंजाब गवर्नमेंट की आ गई, फेडरल गवर्नमेंट ने सारा अरेंजमेंट किया हुआ था और फिर पैसे भी फेडरल गवर्नमेंट ने मुहैया किए थे। सो ये पैसे किसने दिए थे? क्योंकि ये तो सब ने, रेमंड डेविस भी कहते हैं, बाकी भी कहते हैं कि वो पैसे पहले हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दिए गए। फेडरल गवर्नमेंट ने ये पैसे दिए सबसे पहले। अच्छा। और फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम रिकवर कर लेंगे, आप काम फौरन शुरू करें। अब ये इसमें बड़े अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं। अब जब इन लोगों को जाके पैसे का कहा तो इनिशियली तो वो माने कोई नहीं, उन्होंने वावेला मचा दिया, लेकिन जब रकम देखी तो फिर वो आपस में लड़ने शुरू हो गए कि भाई इसमें मेरा भी हिस्सा है, तो देवर कीन के भी पैसा मिल। नहीं सर, इसमें जो सबसे अफसोसनाक बात, अगर वाकई वो हकीकत हो, वो ये सामने आई है। रेमंड डेविस लिखता है कि उन में से बाज़ वो जो लवाहिकीन थे, वो मरने वालों के, वो आमादा नहीं थे और कहते कि उनको पाशा साहब के इदारे ने डराया, धमकाया, बुरे नताइज की धमकी दी। मैं बताता हूँ उसका वाकया क्या हुआ। तो उससे कैसे पता चला? नहीं, वो उसको सारा हेर से इधर उधर से नहीं, क्योंकि उसको तो पता ही कोई नहीं। किस्सा ये हुआ कि उसमें से 2 लोग जो थे वो लेना नहीं चाह रहे थे या उनका कोई झगड़ा था, और उनके लड़की थी फैसलाबाद की, जो एक बच्चे की बीवी थी, यंग थी लड़की, वो बड़ी इमोशनल थी इस मामले में, और बाद में वो मर भी गई, उसने गालबन खुदकुशी कर ली थी, और वो अपने ससुर से लड़के तो वो चले गई। उससे बात ही नहीं हो सकी कि उसको तैयार किया जाता, राज़ी किया जाता कि तुम पैसे लो। चुनाचे ऐसा ही उसको तलाश करती रही, उसका पता न चले, और बड़ी देर बाद जाके एक पता चला कि एक फलां मशहूर पॉलिटिशियन ने उसको छुपाया हुआ है, और फिर उस पॉलिटिशियन को एक अच्छी खासी बड़ी रकम दे के तो उससे उस खातून को रिकवर कराया गया, और फिर उसके साथ मामला फहमी हुई। अच्छा, ये तो हर गलत काम पॉलिटिशियन करते हैं और हर ठीक काम जो नहीं, ठीक और गलत की बात नहीं है, मैं तो हकायक को सामने रख रहा हूँ आपके जी, और ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि मुझे जब ये सारी डिटेल्स मुहैया की गई जिस ज़माने में जब ये हुआ था वाक़या, तो मुझसे ये लिया गया था, ऐड के मैंने वर्ड कि पॉलिटिशियन का नाम नहीं मैं बताऊंगा किसी को। अच्छा। तो वो बहरहाल ये इस तरह तय हुआ और वो लड़की वहाँ से बरामद हुई, ठीक, और उन्होंने मतलब फिर हवाले की कि ये, तो तब उससे वो जो एक नहीं मान रही। इसमें रेमंड डेविस तो इन चारों शख्सियात को, पाशा साहब को, जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, इन सब को अपना मोहसिन मानते हैं, और ज़ाहिरी बात है कि उनकी इजाज़त से या उनकी कोशिशों से उनको आज़ादी मिली, और इसमें उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो उनको इस तरह का झूठ गढ़ने का अपने मोहसिनों के बारे में उसकी क्या जरूरत है? तो वो कहता है कि 18 के 18 जो हिस्सेदार थे जिनको पैसे देने थे उन सबको अदालत में लाया गया, ये रेमंड डेविस कहता है। अब ये चीज़ मैं समझता था कि उस शख्स को चूंकि खुद अदालतों में जाता रहा तो शायद वो दुरुस्त कहता हो, चुनाचे मैंने दोबारा वेरीफाई किया और उन्होंने कहा जी नहीं, कभी भी अदालत ने सबको इकट्ठे आने की इजाज़त नहीं दी, वहाँ पे एक एक अकेला बुला के तो वो पूछते थे। सो ये उसकी गलत बयानी है। फिर वो एक जगह ये कहता है कि पाशा साहब वहाँ से बैठे टेक्स्ट लिखते थे, देते, वहाँ से भेजते रहते थे और वो टेक्स्ट भेजते थे, अदालत में बैठे हुए टेलीफोन पे लगे रहते। मैंने चेक किया पूरी तरह, पाशा कभी अदालत में गया ही नहीं। एंड असद विल बेयर मी आउट, इतने हाई लेवल पे एक डीजी वो जाके सेशन जज के कोर्ट में बैठा हो, ये कभी हुआ ही नहीं। यू हैव सो मेनी पीपल, आपके पास एक पूरा एक डिटैचमेंट है लाहौर में जिसके ऑफिसर हैं और जो डील कर रहे हैं वो बड़े लो लेवल के लोग हैं जो सारा ही हैंडल कर रहे हैं। देर दी मंजूर में से को गया वहां पे बैठा कर रहा है, रेमंड डेविस पहचानते नहीं किसी को, लेकिन वो नीचे का लेवल का आदमी तो फिर कैमरून मंटर को तो मैसेजेस नहीं कर सकता। नहीं, वो ये किसी को पता ही नहीं कि कैमरून मंटर वो अपने ऑफिसर्स को, अपने लोगों को कर रहा था।
ठीक, जो वहां से प्रोग्रेस देनी है वो अपने डिटैचमेंट का जो उसका ब्रिगेडियर हेड होगा वहां पे, सेक्टर कमांडर होगा जो वहां पे, वो उसको इंफॉर्मेशन भेज रहा होगा ताकि वो इन पिक्चर रहे। ठीक, नाज़रीन एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि रेमंड डेविस के मामले में इन मेहरबानियों के बदले में पाकिस्तान को क्या मिला। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगी में। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनरल अमजद शुएब साहब, ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब, और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के मुमताज़ रहनुमा जनाब कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, ये रेमंड डेविस पे इतनी खसूसी मेहरबानी क्यों की आसिफ अली जरदारी साहब ने? साफी साहब बहुत शुक्रिया। रेमंड डेविस के केस के दो हिस्से हैं साफी साहब। एक तो ये कि रेमंड डेविस ने ये काम क्यों किया और उसका क्या जुर्म था, दूसरा ये कि उसको किस तरह बाहर भेजा और उसमें हुकूमत का क्या रोल था जी। दूसरे हिस्से के जवाब मैं पहले देने की कोशिश करता हूं। जब रेमंड डेविस का ये हादसा हुआ, ये वाकया हुआ, तो उस वक्त पाकिस्तान और हमारे गिरदोनवा में यानी अफगानिस्तान और इस तरह बहुत सारी डेवलपमेंट्स वो थी कि अमेरिकन ने शायद उसको पहले फोर्सी करते हुए उस पर बहुत प्रेशर असर्ट किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे, और वो प्रेशर सिर्फ आसिफ जरदारी साहब पे नहीं, बिलाशुबा वो गवर्नमेंट ऑफ द डे थे। हम फेडरल गवर्नमेंट हमारी थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मियां साहब की थी, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डोमेन में कत्ल हुआ था। ये कानून, ये जुर्म भी प्रोविंशियल लॉ के तहत ही डील होना था, कोई फेडरल लॉ के तहत डील नहीं होना था। लेकिन बहरहाल उस वक्त फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंटों के ऊपर उन्होंने अपना दबाव भी रखा, कोशिश भी की। और तीसरा फरीक इसका मुसल्लह अफवाज थी। मुसल्लह अफवाज के साथ भी उनकी एंगेजमेंट उस वक्त बड़ी ज्यादा थी और वहां पे भी बहुत ज्यादा उन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया। तो इस सारे अमल में जो मेजर रोल प्ले किया, जिस तरह रेमंड डेविस की इस किताब में भी है, कि वो यकीनन जो मौसर लोग थे, वो हमारी एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इसमें अपना एक रोल अदा किया जी। रहा ये, और उसको रिहा कराया गया। पाकिस्तानी कानून में एक हुक्म है या सही है, इसके बारे में तो अपनी राय है, लेकिन रैयत का एक कानून है, उस कानून को इस्तेमाल किया गया, सही तरीके से इस्तेमाल किया गया, हैवी यूज किया गया, जो भी किया गया, लेकिन उस कानून के दायरे में रहते हुए उसको निकाला गया। ये नहीं था। आपको याद होगा कि जब ये वाकया हुआ तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों ने एक पेज पे खड़े होकर कहा था कि फैसला अदालत करेगी। अदालत के पास हाई कोर्ट में भी केस गया, अदालत ने इसको सेशन कोर्ट में भेजा था। सेशन कोर्ट में जब रैयत का मामला तय हो गया, उसके बाद फैसला हुआ और उसको बाहर भेजा गया। ये इत्माम हुज्जत तो किया गया, लेकिन ये कहा जाए कि इस पे प्रेशर नहीं था और ये सिर्फ रैयत का केस था, ऐसा भी नहीं है। नहीं, लेकिन कायरा साहब, जो अमजद शुएब साहब ने खुलासा बयान किया जनरल पाशा साहब के मौक़िफ़ का, वो ये है कि फ़ैसला आसिफ अली जरदारी साहब की क़ियादत में एक इजलास में किया गया, जिसमें जान केरी भी थे, DGISI भी थे, जिसमें DGISI भी थे और कियानी साहब भी थे। जरदारी साहब ने कहा कि ये काम करना है, और गिलानी साहब भी थे, वज़ीर आज़म भी। और पहले उन्होंने फ़ौज की तरफ से तजवीज़ दी गई कि ये इंटीरियर मिनिस्ट्री करे। रहमान मलिक साहब आमादा भी थे, लेकिन गिलानी साहब और जरदारी साहब की ये ख्वाहिश थी और कोशिश थी कि नहीं, रिहा करना है, ये दियत का तरीका है और इस मंसूबे को ISI एग्जीक्यूट करे। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप का हुक्म था और उन्होंने उस हुक्म की तामील में इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया। तो उस लिहाज से तो सारे जिम्मेदारी जरदारी साहब और गिलानी साहब पे आती है। मैं सभी सब इस पे गुजारिश करूंगा, अगर अब रेमंड डेविस, अगर हर बंदे का अलग अलग बयान लिया जाए ना जिसका मौक़िफ़, तो ये मामला दोबारा उठा है रेमंड डेविस के बयान से, उसकी किताब से। तो उसकी किताब में उसने हर कैरेक्टर का कुछ ना कुछ रोल एट्रीब्यूट किया है, वो अपनी जगह मौजूद है। अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन रेमंड डेविस कहता है कि जनरल पाशा साहब उस वक्त कोर्ट रूम में भी मौजूद थे और वो मुसलसल अमेरिकन एम्बेसडर के साथ टेलीफोन पे मौजूद थे। लेकिन मैं इस बहस में नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सारे स्टेक होल्डर्स, इवन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज ऑन बोर्ड। ये बात दुरुस्त है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और हमारी गवर्नमेंटों में इतनी सख्त नहीं। बट हु वाज ऑन द ड्राइविंग सीट? सवाल ये, मैं गुजारिश करता हूँ, ड्राइविंग सीट में जितनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है वो आपको पता ही है, और जितना इस सूरत हाल में
एक इशू आपके सामने है मेमो स्कैंडल का भी, उसमें भी कितनी सख्त होती थी और कितना प्रेसिडेंट के पास पावर थी। इस सारे अमल को छोड़िए, एलिगेशन की तरफ मत जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, कम से कम आपका हक है, आप जाइए। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी दूसरे पे बात पास करने की बजाय पहले उसको देख लेना चाहिए क्या पाकिस्तान इसको रजिस्ट कर सकता था, और पाकिस्तानी कानून को ओवर रूल करते हुए, बाईपास करते हुए निकाला गया, या उस कानून का इस्तेमाल किया गया। भले वो इत्माम हुज्जत था, इंडिपेंडेंट आजादाना राय से नहीं था, लेकिन बिल्कुल कानून को अब्यूज नहीं किया गया। अब दूसरी तरफ जरा मेरा दूसरा मौकफ भी ले लीजिए। रेमंड डेविस का मौकफ ये है, और हमारा आपके पास भी उसका फुटेज है या बाकी रिकॉर्ड मौजूद है, वो अखबारात भी मौजूद है। वो उस वक्त उसने कहा था कि जी मैं एक गाड़ी में आ रहा था, एक चौक पे, चौराहे पे रुका, इशारे पे क्रोसबा चौक में, और वहां पे एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई, उसमें 2 नौजवान थे, एक ने पिस्टल निकाला। बाद में वो साबित हुआ कि ये बात इस हद तक दुरुस्त है। अब अगर पाकिस्तानी कानून के तहत साफी साहब आ जाएं और एक बंदे को ये शक हो, और वो स्पाई भी था, ये भी बात दुरुस्त है, उसे ये खदशा भी हो, और अमेरिकनों को पाकिस्तान नहीं कह रहे साहब, वो तो एक दूसरी डिबेट है, उसमें जो मैं उस डिबेट को साथ लेके चलना चाहता हूं। नहीं उसमें जो साफी साहब, आप अपना डिबेट जो मर्जी करें, लेकिन मेरा मौका बस जी बताइए। तो गुजारिश ये है कि रेमंड डेविस जो था, अगर उसका ट्रायल किया जाता तो उसका ट्रायल सेल्फ डिफेंस में आके वो जुर्म क्या बनता? क्या उसको अपनी सेल्फ डिफेंस में क्या ये हक नहीं था? क्या ऐसा नहीं था? और उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पकड़ा, एक उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बयानात हुए, ये सारी बात जो मैं कह रहा हूं ये प्रूव हुई कि ये बात दुरुस्त है। इस सूरत में आप एक आलमी ताकत के साथ लड़ने की बात करें या उसकी बिल्कुल बात न माने, और फिर दैयत के कानून के तहत उनको पैसे भी अदा किए गए, और सारे इसमें स्टेक होल्डर थे, किसी एक का जिम्मा नहीं था। और जरदारी साहब के पास जितना इख्तियार था वो आप भी जानते हैं, जनरल साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अच्छा, दियत के पैसे, उस वक्त आप हुकूमत के तर्जुमान भी थे, अमजद शुएब साहब तो फरमा रहे हैं कि वो हुकूमत ने दिए, दियत के पैसे हुकूमत ने दिए थे? साबिर साहब, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ये बताया गया कि ISI ने दिए या हुकूमत ने दिए, या ये बात तो एक ही है। ISI किसकी है? वफाकी हुकूमत किसकी है? वजारत खजाना किसकी है? कान इधर से पकड़े इधर से पकड़े, पैसा तो वफाकी गवर्नमेंट ने दिया, बाद में रीइंबर्स हो गया। तो रीइंबर्स तो आपको वो सारे का सारा जो आपका पूरा बार के ऊपर पैसा आता है आपको, वो सारा रीइंबर्स होता था, आपके असले का भी होता था, आपकी गाड़ियों का भी होता था, पेट्रोल का भी होता था। तो ये बहरहाल पैसा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दिया, किसने दिया ये मैटर नहीं करता, क्योंकि स्टेट का पैसा है, वो ISI के पास हो। कायरा साहब, एक सवाल कायरा साहब, इसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान के लिए उनसे क्या लिया गया जब इतनी बड़ी रियायत दी जा रही थी? अच्छा, मुझे पहले तो ये सर्टेन करके बता दीजिए ना किसी लीगल एडवाइजर से कि रियायत थी क्या रेमंड डेविस को कत्ल के जुर्म में सजाए मौत हो सकती थी? नहीं, लेकिन रेमंड डेविस ये लिख रहा है कि उनकी वरसा आमादा नहीं थे, उनको प्रेशराइज किया गया, और नहीं थे दैयत पे। हाँ, जुर्म की बात कर रहा हूं मैं। अगर उसका ट्रायल होता, उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो जाती, वरसा के जज्बे अपनी जगह, उनके जज्बात अपनी जगह, उस वक्त इस्लामी जमातों के और बाकी सियासी जमातों के जज्बात अपनी जगह, कौम के जज्बात अपनी जगह, हो सकती थी। काइंडली 1 मिनट हमारे साथ रहिए। राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर कानून है पंजाब के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब, आपके लीडर मियां नवाज शरीफ साहब ने तो रेमंड डेविस की रिहाई के बाद पार्लियामेंट में बड़ी ज़ोरदार तकरीर की थी और फरमाया था कि ये पता नहीं किसने किया और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये वो। लेकिन अब रेमंड डेविस साहब तो उनके भी बड़े मशकूर हैं, तो आपकी सूबाई हुकूमत जिसने उनको गिरफ़्तार किया था, उन्होंने रोका क्यों नहीं? और मियां नवाज शरीफ साहब के रेमंड डेविस पर किस बात पे मशकूर हैं? देखें, रेमंड डेविस साहब किसका शुक्रिया अदा करते हैं या किसका वो नहीं अदा करते, ये तो उनका अपना मामला है। लेकिन उन्होंने जो शुक्रिया अदा किया है उसमें जिसका उन्होंने सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है और जिसका उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट रूम में भी मौजूद थे और वहाँ से वो किसी को रनिंग कमेंट्री भी दे रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि अगर उनके इस शुक्रिया के बयान को भी पढ़ लिया जाए तो शुक्रिया तो उन्होंने एक आदमी का ही अदा किया, बाकी तो इत्माम हुज्जत है। वो तो अमजद शुएब साहब कह रहे हैं कि वो झूठ है, वो कोर्ट में मौजूद नहीं थे उस वक्त। बात ये है कि अब ये तो रेमंड डेविस के बयान की बात हो रही है ना, या उसने किताब में जो लिखा है,
अब उसमें क्या झूठ है क्या झूठ नहीं है, अगर बुनियादी तौर पे इस बात का अगर आपने जायजा लेना है तो क्या जो 184 सब क्लास 3 है वो सिर्फ सियासतदानों के लिए या सिर्फ शरीफ फैमिली के लिए बनी है? ये इतना बड़ा इशू है और एक पूरे मुल्क में जो है वो कोहराम मचा हुआ है, तो वो इसके तहत नोटिस लिया जाना चाहिए और ये पता चल जाएगा कि 24 करोड़ रुपया जो है वो कहाँ से आया, किस अकाउंट से आया, किसने अदा किया। मैंने कायरा साहब की बात सुनी है, मुझे कायरा साहब की बयान से इत्तफाक नहीं है कि ये पैसा जो है ये वफाकी हुकूमत के एक्सचेंज से जो है वो गया है। ये मेरा गुमान ये है कि किसी ये और जगह से आया था। और नहीं राना साहब, मैं चूंकि कानून की ज़ुबान को नहीं समझता, तो ये आपने जिस दफ़े के हवाला दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? कमीशन बनना चाहिए? अदालत को में जाना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये मुस्लिम साफी साहब, जितना आप समझते हैं उतना तो कोई भी नहीं समझता पूरे पाकिस्तान में से। तो बात ये है कि इसका कोई सो मोटो नोटिस, इसकी कोई इंक्वायरी, इसकी कोई JIT नहीं बननी चाहिए कि ये 24 करोड़ रुपया कहाँ से आया था। ये जो दोनों मकतूल थे, इनके जो अपना थे खानदान, ये कोई तकरीबन कोई 20-22 लोग थे, इनको इकट्ठा किसने किया, इनको कहाँ पे रखा, इनको फिर एक बस में किसने बैठाया, फिर वो कियानी साहब एक वकील थे, वो इनके वकील मुकर्रर हुए और ये पूरी बारात जो है आगे उतरी एक दिन जो है वो अदालत के बाहर, और अदालत के बाहर आके उन्होंने वकालतनामा पेश किया। उन्होंने कहा जी पहला वकील हमने फारग कर दिया, अब इनका वकील मैं हूँ, हमने दियत ले ली है, पैसे हमने वसूल कर लिए। नहीं तो कमीशन का या JIT का फायदा क्या होगा? एबटाबाद कमीशन की तरह उसकी रिपोर्ट बन जाएगी और जिस तरह 5 साल होने को है आपकी हुकूमत ने उसको दबा के रखा है, तो उसी तरह आप दबा के रख लेंगे। पहले तो उनको उस रिपोर्ट को सामने ले आइए कि अगर रिपोर्ट बन जाएगी तो फिर किसी ना किसी वक्त जो है वो बाहर भी आ जाएगी, लेकिन उनको पूछे तो सही ना, पता तो चले। नहीं, मैं तो आपसे ये रहा हूं ना आपकी हुकूमत से कि वो एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट क्यों सामने नहीं लाते? बात ये है कि वो कमीशन जो है वो उसे चाहिए कि वो रिपोर्ट जो है वो जारी कर दे। को रोका है किसी ने कमीशन को रिपोर्ट जारी करने से? नहीं, वो हुकूमत के, कमीशन ने तो हुकूमत को दे दिया है ना, प्राइम मिनिस्टर। नहीं, तो बात ये है कि जो मॉडल टाउन कमीशन की रिपोर्ट थी वो भी हुकूमत के पास थी और वो किसने जारी कर दी थी? वो तो हर जो है वो चैनल के ऊपर। अच्छा, एक सवाल राना साहब, जब ये सब कुछ हो रहा था बकौल आपके कि वरसा पे दबाव डाला जा रहा था, उनको पेश किया जा रहा था, ये सब नहीं, ये दबाव वाली बात गलत है। अच्छा, ये सारे लोग जो है ये हंसी खुशी आए हैं अदालत में, इनके बकायदा अकाउंट खुलवाए गए हैं, उन अकाउंट में हिसाब किया गया। नहीं तो अगर रेमंड डेविस की ये बात गलत है तो फिर तो वो भी गलत हो सकती है ना कि जनरल पाशा उस वक्त अदालत में मौजूद थे। नहीं, देखें बात ये है ना कि ये तो उसकी कहने की बात है ना, जब अगर कोई JIT बनेगी तो पता चल जाएगा कि थे या नहीं थे। मैं तो नहीं कहता कि थे। अच्छा, और उसके बाद इनको अदालत में लाया गया। नहीं, सवाल मेरा कुछ और है जी कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो पंजाब की हुक्मरानी आपके पास थी और उनको गिरफ्तार किया था आपकी हुकूमत की पुलिस ने, वाक़या आपके जुरिस्डिक्शन में हुआ था, तो आपकी हुकूमत ने जो अपने आप को, आपकी क़ियादत ने जो अपने आप को मेड इन पाकिस्तान बड़ा कहती है, उन्होंने रेजिस्ट क्यों नहीं किया? जी, हमने पूरा रेजिस्ट किया। हमने उसके खिलाफ FIR दी। पहले FIR नहीं होने दी जा रही थी, प्रेशर था। उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसका चालान जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश किया। उस वक्त मैं उस बात का गवाह हूँ कि मेरी मौजूदगी में जो अमेरिकन काउंसिल जनरल थी यहाँ पे, उन्होंने आके कहा कि जी इसको जेल ना भेजें, इसको किसी जगह को सब जेल करार दे के वहाँ पे इसको रखें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, ये कत्ल का वक्त हमारे पास बहुत कम है। राना साहब बहुत शुक्रिया। कमरजमान कायरा साहब, आखिर आप भी क्या समझते हैं कि इसके लिए कोई कमीशन बनना चाहिए, अदालत को सो मोटो लेना चाहिए या कि नहीं, इस मामले को दफन कर देना चाहिए? साफी साहब, गुजारिश ये है, मैंने पहले भी गुजारिश की है कि ये बात दुरुस्त है कि वो एक आलमी ताकत उसके पीछे खड़ी थी, उस शख्स को रियायत दी गई कानूनन, कानून के अंदर रहते हुए। पाकिस्तान का कोई कानून अब्यूज नहीं हुआ, पाकिस्तान में रैयत का कानून मौजूद है, उसका सहारा लिया गया। किसने लिया? यकीनन फेवर दी गई, यकीनन सूबाई मरकजी हुकूमत और हमारी एजेंसियां इसमें शामिल थी, तब उसको ये रियायत दी है। किसी आम शहरी से अगर बात होती तो इस तरह सबने फाल रोल तो अदा नहीं करना था। ये बात बड़ी सिंपल है, बड़ी क्लियर है। मैं इसको ना मानूं या ना कहूं तो भी ये अपनी जगह मौजूद है। ठीक, यानी
मट्टी पाव वाला मामला ठीक रहेगा? नहीं, मैं मट्टी पाव की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस मामले को अगर इस पे तहकीक करा लेंगे, कमीशन बन जाएगा। कमीशन तो पहले ही बने हुए हैं, उनका क्या बना? कमीशन अगर बन जाएगा, और ये बड़ी हैरानगी की बात है, गवर्नमेंट का कमाल ये है कि बैठी हुई गवर्नमेंट है, मुतालबे भी कर रही है कि जी कमीशन की रिपोर्ट वो ओपन कर दे। भाई कमीशन की रिपोर्ट आपको फाइल हो चुकी, करें ऊपर। इसी तरह बाकी इश्यूज के ऊपर भी जीआईटी की रिपोर्ट, फलान की रिपोर्ट, इमरान खान की क्यों नहीं पकड़ रही है, फलान नहीं कर रहे। सवाल सिंपल है, अगर रेमंड डेविस को पाकिस्तानी कानून के तहत सजाए मौत हो सकती थी और उसको बिल्कुल कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अचानक को हेलीकॉप्टर में जहाज में बिठा के भेज दिया गया, बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। और अगर पाकिस्तान के कानून के तहत उसको इस्तेमाल करके निकाला गया। कायरा साहब बहुत शुक्रिया जी, वक्त की किल्लत की वजह से मुझे आपकी बात काटनी पड़ रही है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तसरसी ब्रेक और वापस आएंगे तो जनरल अमजद शुएब साहब के साथ और ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब के साथ इस बहस को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरिए में। जनरल साहब, बज़ाहिर राना साहब और कायरा साहब में इख्तिलाफ भी था, लेकिन दोनों की गुफ्तगू का खुलासा और उसमें ये इशारा था कि नहीं, जो कुछ था तो वो तो इस्टेब्लिशमेंट ने किया उस वक़्त की। देखिए, एग्जीक्यूट तो नेचुरली इस्टेब्लिशमेंट से करवाया गया, जैसे मैंने आपको बताया, और इस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज़ को काउंटर करने के लिए कि कल को टोटली उन पे न रहे, मैंने जैसे आपसे कहा कि ये जरदारी साहब से बड़ा वाज़ेह उस वक़्त क्वेश्चन किया जनरल कियानी ने कि इसकी ओनरशिप कौन लेगा, क्योंकि ये हम नहीं इनिशिएट कर रहे, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है आपकी, आप शुरू कर रहे हैं कि आप अहकाम देने, तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी ओनरशिप लूँगा। यानी ये उनका कहना कि मैं ओनरशिप लूँगा, ये इस बात की भी गमाज़ी करता है कि उनकी तरफ से ये एक रिक्वायरमेंट थी, एक ज़रूरत थी कि भी ये किसी तरह पूरी करें, एंड ही वॉज प्रिपेयर्ड टू गो टू अप टू दिस एक्सटेंट कि जिम्मेदारी पूरी मैं अपने कंधों पे लेने के लिए तैयार हूँ। ख़राबी बस यही हुई कि उस वक्त पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कहीं तेज़ी दिखाई और वो जब कर बैठे तो फिर ये गवर्नमेंट चुप कर गई। अब उसमें आप ये कह सकते हैं कि जी ये गालबन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सारा तय कराया, वहाँ पे अरेंज करके दिया, तभी वो नहीं, वो तो राना साहब कह रहे हैं कि सब कुछ इन्होंने किया है और कहते हैं कि हमारे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं था, इसलिए वो तो सो मोटो का और कमीशन का जहाँ तक ये जो जिनको दियत दी गई 18 लोग थे, उनको बिल्कुल ISI ने, इनके लोअर डेट्स ने हैंडल किया, वहाँ पे उनको समझाया, दिखाया, बताया, और मेरी इत्तला के मुताबिक इनिशियली वो इस चीज़ पे शायद राज़ी नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने अमाउंट देखी तो फिर वो एकदम राजी होने। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए? तो एक बहुत पुराने चीज़ हो गई, 6-7 साल। इसमें अगर आप मालूम क्या करना चाहते हैं, फर्ज की ये बोलते हैं कि नवाज शरीफ कहेंगे पनामा भी बहुत पुरानी चीज़ हो गई। नहीं, वो तो एक उसके ऊपर केस हुआ ना, पिटिशन हुआ है। आप ये है कि इसमें आप मालूम क्या करना चाहते हैं, उसमें तो क्लियर है कि हम ये मालूम करना चाहते हैं, इसमें आप क्या मालूम करेंगे? मालूम ये कि पाकिस्तान के 2 कातिलों, जो उस वक़्त पाकिस्तान के लिए एक कौमी वक़ार का भी मसला बन गया था, उसमें उन लोगों को प्रेशराइज़ किसने किया, वो पैसे किसने दिए, और पाकिस्तान की सुबह की बुनियादी ज़िम्मेदार जरदारी साहब है, मियां शहबाज शरीफ है, या कोई और है? बात ये देखें कि रियासत पाकिस्तान के नीचे सारे अदारे हैं। मैं तो ये नहीं मानता हूँ कि जी इंटीरियर मिनिस्टर को बोला होगा। इंटीरियर मिनिस्टर जो है ना, पंजाब में हुकूमत उनकी नहीं थी। इंटीरियर मिनिस्टर के नीचे ना कोई इंटेलिजेंस का इदारा है, ना उसके नीचे कोई फौज है, ना उसके नीचे इस्लामाबाद के अलावा, नहीं इस्लामाबाद के अलावा पुलिस नहीं है, वो बाकी पुलिस तो सूबाई वो है। तो इसका मतलब है फैसला ये हुआ, सिर्फ चूंकि अमेरिका में फैसला सब ने किया, अमेरिका के खिलाफ नफरत है तो कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जवाब में पाकिस्तान को क्या मिला? नहीं, पाकिस्तान को आप ये देखें कि ये इसका कोई एग्रीमेंट तो नहीं हुआ था कि हम आपको ये करेंगे तो आप हमसे ये करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान को, हो सकता है अमेरिका 1954 से इमदाद दे रहा हो, ठीक है, अमेरिका ये वॉर ऑन टेरर में जितने उसने पैसे दिए, मेरे ख्याल है पाकिस्तान को किसी और मुल्क ने। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब, जनरल अमजद शुएब साहब। नाजरीन, प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आगाह करते रहिए। सलीम साफ़ी और जरगा की प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।